Hello everyone, welcome to Math Science YouTube channel. So previous class we have done, there are three topics. First one is that what is a chemical reactions, and second one is that chemical reactions happen in our daily life, and third topic is that why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air. तो हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था और हमने सेकंड टॉपिक था कि केमिकल रिएक्शंस हमारी डेली रूटीन में हमारी लाइफ में कौन कौन सी वैसी रिएक्शन हो रही है जिसका हमने लिस्ट देखा था। और थर्ड टॉपिक जो है जो सबसे इम्पोर्टेंस है कि मैग्नीशियम रिबिन को बर्न करने से पहले हम क्लीन क्यों करते हैं। ओके, तो ये तीनों टॉपिक वी हैव डन लास्ट लेक्चर्स। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बैलेंसिंग इक्वेशंस एंड सेकंड टॉपिक इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। तो आज हम स्टडी करेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में और केमिकल रिएक्शन की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक आज डिस्कस करने वाले हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशंस ऑफ गैस, यानी इवोल्यूट होगा गैस। ओके, केमिकल रिएक्शंस के दौरान। ओके, इवोल्यूशंस ऑफ गैस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट बैलेंसिंग इक्वेशन। तो क्वेश्चन वो है स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग इक्वेशन का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें केमिकल रिएक्शन को यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन ही वो हो गया है कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो उसके आंसर में आपको मैं पहले क्लास 9th का रिकेप याद दिला दूं कि क्लास 9th के अंदर एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो वो चैप्टर में कई सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशंस थे। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ मास ये था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते ना तो वो क्रिएट होते हैं। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसी के अधीन हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट a chemical equation must be balanced because the law of conservation of matter। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से याद है, everyone know it about law of conservation of matter। ओके, तो सभी लोग जानते हैं conservation of matter क्या है। ओके, must be hold good during a chemical equations। और सेकंड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंस है जो एक क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करना है। तो सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग इक्वेशन इज नेसेसरी। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है इक्वेशन बैलेंस करना। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज नेसेसरी बिकॉज एटम आर नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। आपको ये सेंटेंस रीड करते हुए याद आएगा क्लास 9th का रिकेप। क्लास 9th का रिकेप ये था कि डाल्टन एटॉमिक थियरी, जो डाल्टन एटॉमिक थियरी का फर्स्ट पॉइंट ये था कि एटम आर नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल इक्वेशंस। ओके, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के दौरान कोई भी एटम ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। अगर वैसा हो गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए वो रॉन्ग ना हो, इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना नेसेसरी है। ओके, तो चलो एग्जाम्पल के साथ स्टूडेंट्स आपको मैं एक्सप्लेन करूं। तो आपके सामने है एक रिएक्शन है और रिएक्शन है फॉर्मेशंस ऑफ वाटर की, कि हम वाटर किस तरह से फॉर्म करते हैं। अभी आप लोगों को रिएक्शंस को बिलीव कर लेना है, क्योंकि ये रिएक्शन आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओनली फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन के रूप में। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह से फॉर्म हुई है। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स है फॉर्मेशंस ऑफ वाटर की। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि बिफोर रिएक्टेंट जो है यानी बिफोर रिएक्शन जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट हुए हैं उसे हमने प्रीवियस क्लास में बोला था रिएक्टेंट, और आफ्टर रिएक्शन जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट थे और मिले उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, तो आपके सामने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है रिएक्टेंट और वाटर है यानी H2O जो है वो आपके लिए है प्रोडक्ट। तो अभी आपका एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर वो था कि एटम
एटम आर नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस के दौरान कोई भी एटम क्रिएट नहीं होता, ना तो डिस्ट्रॉय होता है। तो वो लो वाइज हमें ये सेंटेंस को यानी ये इक्वेशन को बैलेंस करना नेसेसरी है। तो चलो हम बैलेंस करते हैं। तो आपको बता दूं मैं स्टूडेंट्स, पहले रिएक्टेंट की ओर देखेंगे कि रिएक्टेंट की ओर कौन कौन से एटम मेरे पास प्रेजेंट है। तो रिएक्टेंट वाली साइड की ओर, तो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, यहां है मेरे पास एक हाइड्रोजन है, ओके, और दूसरा एटम है ऑक्सीजन। और जितने भी चाहिए नंबर हो हमें वो नोट करने नहीं है, ओके। चलो एक और हो गया हाइड्रोजन हो गया, और एक साइड हो गया ऑक्सीजन। तो ये दोनों रिएक्टेंट प्रेजेंट है। सिर्फ मैं रिएक्टेंट नोट करूंगा क्योंकि प्रोडक्ट में भी मुझे वही एटम मिलेंगे, ओके, लेकिन उसके नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। तो देखते हैं कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड दोनों एटम इक्वल होने चाहिए, तभी तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, ओके। चलो तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जगह पे, ओके, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट हम देखेंगे रिएक्टेंट की साइड। तो रिएक्टेंट की साइड 2 है हाइड्रोजन, नंबर्स ऑफ 2 हाइड्रोजन, ओके। और प्रोडक्ट की साइड, ओके गुड, प्रोडक्ट की साइड भी कितने हैं, नंबर्स ऑफ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब बारी आती है बैलेंस करने की सेकेंड एटम की, और सेकेंड एटम के रूप में है ऑक्सीजन, ओके। तो नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ है 2, ओके, और बिफोर रिएक्शंस, सॉरी आफ्टर रिएक्शंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 1। तो ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस नहीं हुआ है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्टेंट की साइड ऑक्सीजन है 2 और प्रोडक्ट की साइड है 1, तो हमें प्रोडक्ट की साइड कितने करने होंगे, 2। तो मैं यहाँ आगे एक चेंजेस करूंगा, जो चेंजेस जो भी मुझे करना है वो कोई भी सब्सटेंस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में नहीं करना होगा, ओके। उसके आगे मुझे कोएफिशिएंट रखना होगा, जिसे जो भी नंबर रखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कोएफिशिएंट, ओके। तो मैंने यहाँ 2 कोएफिशिएंट रख दिया। अब मैं देखता हूं जरा, ओके, पूरी रिएक्शन को कि कौन से एटम्स अनबैलेंस हुए और कौन से बैलेंस रहे हैं, ओके। तो फिर से एक बार देखेंगे हम, ध्यान, लिसन केयरफुली, ओके। यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ है 2 और प्रोडक्ट की साइड है 2 2 जा 4, ओके। तो प्रोडक्ट की साइड 4 हुए और रिएक्टेंट की साइड 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइड्रोजन को फिर से जो अनबैलेंस हुआ है उसे बैलेंस करेंगे, ओके। तो हाइड्रोजन को यहां कर देंगे 2, ओके। तो यहां मेरे हाइड्रोजन हुए 2 2 जा 4, और आफ्टर यानी आफ्टर रिएक्शन भी हो गए, यानी प्रोडक्ट की साइड भी हो गए वो 4, ओके। तो फर्स्ट हो गया हाइड्रोजन बैलेंस हमारा, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो गए, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन नंबर्स ऑफ 4 बिफोर रिएक्शंस एंड आफ्टर रिएक्शंस, ओके। अब बात है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हमारे लिए यहाँ है बिफोर रिएक्शंस 2 है, और आफ्टर रिएक्शन भी वो 2 ही है, ओके। तो यहाँ मैं नोट कर दूं अच्छी तरह से, बिफोर रिएक्शन मैंने नोट कर दिया, लेकिन आफ्टर रिएक्शन भी मैं कर दूं, ओके। आफ्टर रिएक्शंस भी वो कितने हैं, 2। तो ये हुई मेरी कंप्लीटली बैलेंसिंग इक्वेशंस, ओके। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन को मैंने बैलेंस कर दिया, लेकिन यहाँ मैंने लिया है 2 और यहाँ भी मैंने नोट किया हुआ है 2, क्योंकि दोनों साइड मैंने एक चेंजेस किया है, तभी तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई है। अब एक केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कंप्लीटली फॉलो कर रही है, ओके। और आगे मैंने जो रखे हैं वो एक टाइप के कोएफिशिएंट है, ओके। तो ये थी हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन की डिस्कस।
और सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सेकंड टॉपिक हमारा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस तो आपको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा दी है और आप जानते हो कि केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने की जो सिंबॉलिक मेथड है उसे हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशंस। तो वैसे केमिकल रिएक्शंस के दौरान कई सारे चेंजेस होते हैं तो उसे उसी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो उसका फर्स्ट चेंजेस है इवोल्यूशंस ऑफ गैस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान गैस इवोल्यूट भी हो सकता है। ओके, एंड सेकंड चेंजेस है फॉर्मेशंस ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मीनिंग है स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, प्रेसिपिटेट का मीनिंग होगा यहाँ इनसॉल्युबल पार्टिकल। प्रेसिपिटेट का मीनिंग होगा इनसॉल्युबल पार्टिकल, इनसॉल्युबल पार्टिकल जिसे पीपीटी बोलते हैं। ओके, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट भी बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये पार्टिकल जो है इनसॉल्युबल, वो पार्टिकल्स को बोलेंगे पीपीटी। ओके, तो ये आफ्टर रिएक्शंस हमें प्रोड्यूस होगी। ओके, चलो थर्ड चेंजेस है हमारा चेंज इन कलर। तो ड्यूरिंग रिएक्शंस कलर भी चेंज हो सकते हैं। और उसके बाद का टॉपिक है चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको पता ही है कि बिफोर रिएक्शंस टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन आफ्टर रिएक्शंस के बाद वो डिक्रीज भी हो सकता है, या तो उल्टा भी हो सकता है कि बिफोर रिएक्शंस वो डिक्रीज होगा लेकिन आफ्टर रिएक्शंस के बाद वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो वैसे टेम्परेचर का भी चेंजेस होगा, तो वो भी एक टाइप की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ही है। और लास्ट है चेंज इन स्टेट। तो आप लोगों ने स्टेट देखी है, फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस। सपोज कि आप कोई केमिकल सब्सटेंस को ले रहे हो सॉलिड के फॉर्म में, लेकिन वो आफ्टर रिएक्शंस के बाद हो जाता है कोई गैसेस में या तो कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी एक टाइप की क्या है, केमिकल चेंजेस। ओके, सॉरी, चेंज इन स्टेट। ओके, तो सारे ऐसे दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जो ड्यूरिंग रिएक्शंस हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट थी इवोल्यूशंस ऑफ द गैसेस, जिसके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट इवोल्यूशंस ऑफ गैस। चलो, इवोल्यूशंस ऑफ गैस यानी एक केमिकल रिएक्शंस आपके सामने स्टूडेंट्स लेकर आया हूं, एक्टिविटी के साथ हम एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं आपको। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एक एक्टिविटी। तो एक्टिविटी आप सभी लोगों के सामने है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक कॉनिकल फ्लास्क। आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है और उसके बाद आपको एक 1 ग्लास ट्यूब एंड 1 कॉर्क, और आपको वी आर टेकिंग 2 केमिकल सब्सटेंस। तो फर्स्ट केमिकल सब्सटेंस है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सेकंड केमिकल सब्सटेंस है जिंक ग्रेन्यूल्स। तो ये जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ऐड कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में एक रिएक्शंस होगी और आफ्टर रिएक्शंस एक गैस इन्वॉल्व होती हुई दिखाई देंगी, जो इन्वॉल्व होगी यानी इवॉल्व होगी गैस। गैस जो लिबरेट होगी वो होगी हमारी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में तुम्हें स्टडी करना बाकी है। कैरेक्टरिस्टिक वो है कि एक प्रॉपर्टीज वो टाइप की है कि मेटल इज रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई मेटल कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तब एक गैस इवॉल्व होती है और वो गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ वही एक्सपेरिमेंट मैंने किया है कि कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 2 केमिकल सब्सटेंस को लिया, लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मीनिंग होता है स्मॉल पीस। ओके, तो यहाँ मैंने दोनों सब्सटेंस को ले लिया है, आपस में दोनों सब्सटेंस की एक केमिकल रिएक्शंस हुई और आफ्टर रिएक्शंस मुझे गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई दी, जिस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। चलो, रिएक्शंस को अच्छी तरह से मैंने कंप्लीटली एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर लिया कि एक्सपेरिमेंट में कौन से एपरेटस है और कौन सा केमिकल सब्सटेंस है और क्या प्रोड्यूस हो रहा है। अब वही ऑब्जर्वेशन को मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। तो इक्वेशन का फॉर्म आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ। ओके, अब पहले से ही आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं इक्वेशन के बारे में। ओके, तो इक्वेशन के बारे में तो फर्स्ट आपने लिया है जिंक,
फर्स्ट आपने लिया था जिंक ग्रेन्यूल्स और उसके बाद लिया था सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आपको मैं नोट करके दिखाऊं कि जिंक जो है वो एक 30 नंबर का एलिमेंट्स है, जिसका एटॉमिक नंबर 30 है और जिसकी वैलेंसी है +2। तो आप नोट कर सकते हो। और सामने सब्सटेंस है एक हाइड्रोजन है जिसकी वैलेंसी +1 है और उसके साथ एक पोली एटॉमिक आयन जो नेगेटिव पोलो एटॉमिक आयन है वो ज्वाइंट हुआ है जिसकी वैलेंसी -2 है। तो यहाँ जो जिंक है ये पॉजिटिव आयन है, लेकिन सामने कंपाउंड वाले के नेगेटिव के साथ वो रिएक्शन करेगा। तो दोनों की वैलेंसी इसकी +2 है और इसकी -2 है। तो आपस में वैलेंसी सेट हो गई और हम यहाँ हमारा सॉल्ट प्रिपेयर हो गई और सॉल्ट का नाम था ZnSO4। अब रही बात H2 की, जो आफ्टर रिएक्शन हमें मिल रहा है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस को हम अच्छी तरह से फॉर्म कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सिंबॉलिकली मेथड जो है रिप्रेजेंट करने की, तो उसे ही हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन उम्मीद रखता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। ओके, तो फिर से अब क्वेश्चन हमारा वो है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इवोल्यूशंस ऑफ गैस। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशंस ऑफ गैस। The chemical reactions between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by the evolutions of hydrogen gas। यहाँ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट हो रहा है। Following chemical equation Zn plus H2SO4 both are reactant। Zn is react with H2SO4 gives ZnSO4 plus डाइहाइड्रोजन गैस। तो डाइहाइड्रोजन गैस यहाँ इवोल्यूट हो रहा है। ओके, तो ये थी हमारी इवोल्यूशंस ऑफ द गैसेस। यहाँ तक की थियरी हम इस सेशन में रखने वाले। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।